हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज हम आरएसी का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो साइकोमेट्रिक का ही एक पार्ट है, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा उसके जो कुछ बेसिक प्रोसेसेस है, जैसे सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग एंड बाईपास फैक्टर क्या चीज़ होती है, और ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले हमें साइकोमेट्रिक चार्ट को पढ़ना पड़ेगा। साइकोमेट्रिक चार्ट को हम कैसे रीड करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। आइए हम साइकोमेट्रिक चार्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये एक साइकोमेट्रिक चार्ट है। अब इस साइकोमेट्रिक चार्ट में हमारे पास कौन कौन सी लाइंस होती है ये देख लेते हैं। ये जो अपनी ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ड्राई टेम्परेचर लाइन। जिस स्टेट पे हम एयर को लेते हैं उसका कोई ना कोई सा टेम्परेचर होता है, जो हम जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है उसका। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन यहाँ पे होती है, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये होती है हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अब जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम नॉर्मल ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं। ये क्या होती है? इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, और नॉर्मल एयर आप भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक नॉर्मल एयर लेकर आते हैं, अगर हम उसका 1 kg रख लेते हैं और उसमें से हम वाटर वेपर का मास निकाल के देखते हैं, तो वो उसकी क्या शो करता है, उसकी ह्यूमिडिटी को या उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को शो करता है। इसको हम किस में मेज़र कर लेते हैं? ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि जो वाटर वेपर होंगे वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो उसको हमें ग्राम में लेना पड़ेगा। और वो पर केजी ऑफ ड्राई एयर या पर केजी ऑफ नॉर्मल एयर से उसके साथ कितने उसमें मिक्स था जो। अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। जो ये ब्लू वाली लाइन्स है, ये जो कुछ इस शेप में जा रही है, ये वाली लाइंस भी आपको देखने को मिलेगी। ये वाली लाइंस किसको शो कर रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी 4 प्रोसेस मैं समझाऊंगा इसमें आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज होती हुई मिलेगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू दी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई एयर लेकर आते हैं, उसका हमने एक गिवन वॉल्यूम निकाल लिया, उस गिवन वॉल्यूम में हम जो मास ऑफ वाटर वेपर है उसको मेज़र कर लेंगे। फिर हमें उसको किससे डिवाइड करना है? जो हमने गिवन वॉल्यूम निकाला है, सेम वॉल्यूम हम सैचुरेटेड एयर की लेकर आएंगे, सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे। उसके अंदर जो हमारे पास मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये हमेशा <<1 होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इसको शो हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे परसेंटेज की फॉर्म में, परसेंटेज में हम इसको शो कर देते हैं। अब ये आपको दिख रही होगी कि जो लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस है वो नीचे से शुरू होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होएगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तब होएगी जब हम सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करेंगे। क्योंकि सैचुरेटेड एयर की जो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होएगा वो उतना ही होएगा जो हमें उसके डिवाइड में करना है। क्योंकि डिवाइड में भी हम क्या करते हैं? मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड स्टेट, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। यानी कि जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हमें 100% मिलेगी। कहाँ पर? ये वाली जो रेड लाइन जा रही है, ये वाली जो रेड लाइन है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर एयर की होती है वो 100% होएगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सैचुरेशन स्टेट रीच हो जाएगी। और इसी लाइन पे हमें वेट बल्ब टेम्परेचर, इसी ये जो लाइन जा रही है रेड वाली, इसी लाइन पे हमें वेट बल्ब टेम्परेचर और जो हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो देखने को मिल जाता है। चलिए आगे हम इसमें एक और आपको लाइन दिख रही होगी, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी लाइन। अगर हमें कोई एयर किसी गिवन स्टेट में गिवन है, जिसकी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता है और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिवन है, तो हम उसको ऐसे मार्क कर लेंगे, और इसी लाइन के अगर हम पैरेलल चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पे एक उसकी इंथैल्पी देखने को मिल जाएगी, इंथैल्पी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो ये वाली होती है इंथैल्पी लाइंस। इसके बाद आप ये ग्रीन वाली लाइंस देख रहे हैं, ये वाली जो लाइंस है ये कौन सी लाइंस है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, जिसकी यूनिट हम किस में मेज़र कर लेते हैं? मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर, या आप नॉर्मल एयर बोल सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मॉइस्ट एयर को लेकर आए जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसको हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे, और जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी हमें गिवन है, तो हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया यहाँ पे।
तो अगर हमें इसका पता लगाना है कि जो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो कितना होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि बिना वेपर प्रेशर को बढ़ाए हुए अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करते रहें, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसको कम करते रहेंगे, तो यहाँ पे अगर ये रेड वाली लाइन से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा तो वो उसका कौन सा आ जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा निकल के, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो यहाँ से हम ये नीचे जाके देख लेंगे टेम्परेचर कौन सा मिला है हमें, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा होगा हमारे पास, और टेम्परेचर हमें इस लाइन पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी इंडिकेट किया हुआ होता है, तो वो उसका हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। आइए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। जो हमारे पास पहली साइकोमेट्रिक प्रोसेस है वो कौन सी है, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग से आपको पता लग रहा होगा कि जो टेम्परेचर है वो एयर का राइज़ होएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, टेम्परेचर राइज़ होने के साथ जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और जो इसमें टेम्परेचर राइज़ होएगा वो कौन सा होगा, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, या हम नॉर्मल टेम्परेचर भी कह सकते हैं, जो हम नॉर्मल थर्मोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक हमने हीटर लिया है, उसमें इनलेट पे एयर दिया हमने जिसका टेम्परेचर है TD1, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट स्टेट 1। और हमने हीटिंग कोयल लिया है, ये जो हीटिंग कोयल है उसमें जो टेम्परेचर जनरेट होएगा वो स्टीम से भी हम जनरेट कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये हीटिंग कोयल है इसमें जो हम स्टीम का यूज़ भी कर सकते हैं, ये वाली जो आप हीटिंग कोयल देख रहे होंगे, या हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो है TD3। अब जब एयर इस पे से पास होएगी और जब बाहर निकलेगी, फिर हमने उसी स्टेट पे, सेकंड स्टेट पे उसका टेम्परेचर मेज़र करके देखा, तो उसका जो टेम्परेचर हमें मिला वो मिला TD2। अब हमें पता है कि कोई सी भी जो प्रोसेस है वो आइडियल नहीं होती। हमें जो एयर का टेम्परेचर बढ़ाना था वो कहाँ तक हमें चाहिए था, TD3 तक मिल जाता। हम ये चाह रहे थे कि जो टेम्परेचर था वो TD3 बन जाए, लेकिन कोई भी प्रोसेस आइडियल नहीं होती, ना ही जो हीट ट्रांसफ़र है, ये जो हीटिंग कोयल से एयर के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी वो आइडियल नहीं होगी, बहुत सारा हीट जो है वेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा आउटलेट पे टेम्परेचर आया TD2 वो हमेशा कम होएगा TD3 से। तो साइकोमेट्रिक देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास स्टेट 1 पे हमने एयर ली, जो स्टेट 1 पे एयर हमने ली थी उस टाइम पे जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो थी हमारे पास W1। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का सिंबल होता है वो W होता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वहाँ पे हमारी 5 जो 5 है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंबल होता है। जैसे ही हमने उसको हीटर के अंदर भेजा तो हमें स्टेट 2 मिल गई उसके आउटलेट पे। ये देखिए आपको स्टेट 2 यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, उसके आउटलेट पे स्टेट 2 मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको स्टेट 2 देखने को मिल जाएगी उसके आउटलेट पे। अब यहाँ पे जैसे ही आपको स्टेट 2 देखने को मिली तो जो हमारा आइडियल टेम्परेचर जिसको हमें रीच करना था वो था 0.3 पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.3। तो 0.3 पे हमें आइडियल टेम्परेचर को रीच करना था, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इसलिए हमें स्टेट 2 मिला। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारे पास W है, W1 और W2 वो सेम है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो उसमें वाटर कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमने उसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर को राइज़ करा है। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो TD1 से TD2 तक चला गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो भी चेंज हो चुकी है, वो 5.1 से 5.2 तक चली गई है। और मैंने आपको बताया था जो हमारे पास साइकोमेट्री चार्ट था, मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो नीचे वाली जो लाइंस होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, उनकी जो परसेंटेज होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो कम होती है, और जैसे जैसे हम ये जो सैचुरेशन कर्व है इसके पास जाते रहते हैं तो वो राइज़ हो जाती है। आइए अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। जैसे हम टेम्परेचर को राइज़ करा है हमने, तो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन ये जा रही थी और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन यहाँ पर हमें मिल गई। तो ये जो 0.2 पे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिली है वो सैचुरेशन कर्व से और दूर जा चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो और कम हो चुकी है। तो ये कम कैसे हुई है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम 5 से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है हमने पहले डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन एयर, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, सेम चीज़ से, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर पर कौन सी स्टेट में, एयर की सैचुरेटेड स्टेट में उसी सेम वॉल्यूम पे, मास ऑफ वाटर वेपर उसी सेम वॉल्यूम में लेकिन उसकी सैचुरेटेड स्टेट पे उसी सेम प्रेशर पे और सेम प्रेशर पे, तो जो नीचे वाली चीज़ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि जो हम एयर टेस्टिंग के लिए लेते हैं उसका जो मास है वाटर वेपर का उसके अंदर वो कितना है, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितनी है। अब हम इसमें देख सकते हैं जैसे हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। अब वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है
और ये किसके बराबर है, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बराबर है। अब यहाँ पे पॉइंट 2 पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है हमने बढ़ाया, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मास जो है यहाँ पे वाटर वेपर का वो चेंज नहीं हुआ, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो एयर का, पूरी एयर का वो वॉल्यूम था। अब जो वॉल्यूम है एक्सपेंड हो चुका है। अब हम यूनिट वॉल्यूम में मेज़र करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर को, तो ये यूनिट वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो इसके हम यहाँ से एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा हमने एक यूनिट वॉल्यूम लिया था, तो स्टेट 2 पे आने के बाद इतना जो है इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो जो मास ऑफ वाटर वेपर था इसमें भी कुछ ना कुछ मास ऑफ वाटर वेपर होएगा, तो वो इतना जो है अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो इसमें जो बचा हुआ मास ऑफ वाटर वेपर है वो कम होने, पहले से कम होएगा इनिशियल स्टेट से। तो इसी से हमें पता लगता है कि जैसे हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो राइज़ हो जाती है। और सेंसिबल हीटिंग के टाइम पे हमें पता है कि जो इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट इन ए बॉडी। तो जो हमारे पास इंथैल्पी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CP/dT, या हम अगर हम एक स्टेट पे बात करते हैं तो CP/T। और पूरे अगर हम मास के लिए बात करें तो हमें उसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारे पास इंथैल्पी निकल के आती है mCT। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या देखना होगा कि जो मास ऑफ वाटर वेपर है वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो मास है ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो इसमें टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो अपनी इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी। ये हमारे पास इंथैल्पी है तो ये राइज़ हो जाएगी। तो इसमें दिखाया हुआ है कि जो इंथैल्पी है वो स्टेट 1 पे कितनी थी, हमारे पास जो इंथैल्पी है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास इंथैल्पी है वो स्टेट 1 पे कितनी थी, H1 थी, और स्टेट 2 पे कितनी हो चुकी है, H2 हो चुकी है। और अगर ये आइडियल टेम्परेचर पे रीच कर जाती है, यानी कि जो हीटिंग कोयल का टेम्परेचर है TD3, तो उसकी इंथैल्पी TD3 हो जाती। आइए अब हम इसमें दूसरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है सेंसिबल कूलिंग, ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें भी हमें क्या करना है, जो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो हमें चेंज नहीं करना, यानी कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो हमें डाउन करना है। अब टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमने इसमें क्या लिया, एक कूलर ले लिया। कूलर में हमने इनलेट पे एयर दी जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD1 था, और कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आकर ये फिर बाहर निकल जाती है, जिसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है TD2 टेम्परेचर। और अगर हम आइडियल की बात करें, जो हम चाह रहे थे कि कितना डाउन होना चाहिए टेम्परेचर, कहाँ तक पहुँचना चाहिए था डाउन होकर, वो था टेम्परेचर TD3। तो ये जो TD3 टेम्परेचर है वो हमेशा बिलो होएगा TD2 से। सबसे कम टेम्परेचर हमें यहीं तक पहुँचना था, लेकिन हम इतना पहुँच नहीं पाए, हमें क्या मिला, टेम्परेचर TD2। आइए इसमें ग्राफ में देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्टेट 1 थी। स्टेट 1 पे जब हमने इसको कूलिंग कोयल में भेजा तो 100% कूलिंग नहीं हो पाई। जैसे ही हमारे पास आउटलेट में एयर निकली तो हमने स्टेट 2 में पाया इसको। अब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। अब हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मास ऑफ वाटर वेपर हमने इसमें कोई चेंज नहीं करा, तो मास कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसमें कूलिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम होने से जो इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फाई क्या हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है कि जैसे ही हम स्टेट 2 पे पहुँचते हैं, स्टेट 2 पे पहुँचने के बाद ये वाली जो लाइन है ये सैचुरेशन करके और नज़दीक आ जाती है। अगर हम स्टेट 3 पे पहुँच जाते तो एक और हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन मिलती जो सैचुरेशन करके और भी नियर होती। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है उसकी। तो जब हम सेंसिबल कूलिंग करते हैं एयर की तो जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो राइज़ हो जाती है, और जो उसका टेम्परेचर है वो तो डेफिनेटली कम होना है, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कॉन्स्टेंट रहती है। और अगर हम इसमें एक और चीज़ देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को और भी कम करते रहते, अगर ये जो कूलिंग कोयल है, कूलिंग कोयल का टेम्परेचर हम यहाँ पे एक टेम्परेचर ले लेते जो उसके एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर होता, तो एयर भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे पहुँच जाती, उसका टेम्परेचर कम होते होते ड्यू पॉइंट पे रीच कर जाता। तो ये दिखाया हुआ है हमने डॉटेड लाइन से। आइए अब हम इसका आगे डिस्कस कर लेते हैं, अगली प्रोसेस। चलिए दोस्तों, इससे हम इसके बाद हम अगली टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। अगली टर्म जो हमारे पास आती है वो है बाईपास फैक्टर, जो जो किसका पार्ट है, जो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग हमने पढ़ी है उसी का ही एक पार्ट है। बाईपास फैक्टर में क्या बताया हुआ है, ये हमें एक वैल्यू देता है। अगर हम उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो हम इनपुट में एयर को सप्लाई करते हैं,
कब? जब हमें उसकी सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग करनी हो। तो हमें एयर का वो वाला पार्ट हमें निकाल के देगा जिसकी हीटिंग एक्चुअल में हुई नहीं है, वो बिना हीट हुए आगे बढ़ गया और जो हीटिंग वाली एयर है उसके साथ मिक्स हो जाता है। यानी कि ये एक तरह से एफिशिएंसी बताता है। जो एयर हीट करने के लिए हमने इक्विपमेंट लिया है या कूल करने के लिए हमने इक्विपमेंट लिया है, उसकी एफिशिएंसी निकाल के बताता है कि उसमें कितना मतलब डिफेक्ट आ चुका है, जो वो कितने % एयर को कूल नहीं कर पा रहा। तो आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमने सेंसिबल हीटिंग का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे जो है इनपुट पे हमारे पास 1 kg ऑफ एयर है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 पे है। अगर हम इसको पास करेंगे, ये हमारे पास हीटिंग कोयल है। जो ये थी 1 kg एयर थी, इसमें से x kg जो एयर है वो कहाँ से बाईपास होगी? ऊपर एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है। अब इसमें जो ये वॉल सी बनाई हुई है, ये क्या है? इंसुलेटेड वॉल है, यानी कि इसके जो पार है वो हीट नहीं जा सकती। तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ kg x kg हमने ले लिया, वो क्या कर जाती है? बाईपास कर जाती है। ये वाली जो x अमाउंट ऑफ kg है ना, इसके रेडिएशन एरिया के कॉन्टैक्ट में आई, ना ही डायरेक्ट कोयल के कॉन्टैक्ट में आई। और जो बची हुई एयर है 1 - x kg, वो कोयल के कॉन्टैक्ट में आके आगे बढ़ गई। फिर आगे ये दोनों एयर मिक्स हो जाती है और हमें जो आउटपुट पे एयर का टेम्परेचर मिलता है वो TD2 मिलता है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग में, कि जो कूलिंग कोयल का टेम्परेचर है उसको रीच नहीं कर पाता, तो उसका कारण क्या होता है? ये बाईपास फैक्टर ही होता है। तो अब हम इसमें निकाल के दिखाते हैं कि बाईपास फैक्टर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। अगर हम इसमें एनर्जी को यानी कि इंथैल्पीज़ को बैलेंस कर दें, जो हमारे पास आउटपुट में एयर आई है वो पूरी 1 kg है, और उसकी अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे 1 kg इंटू में CP स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ दैट एयर, फिर उसको मैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं TD2 से। ये जो पूरी की पूरी इंथैल्पी है 1 kg एयर की, ये किसके बराबर हो जाएगी? जो x kg उसमें से अलग निकली थी और 1 - x kg जो कोयल के कॉन्टैक्ट में आ गई थी। ये जो x kg एयर है ये कोयल के कॉन्टैक्ट में नहीं आई थी, ना ही उसके रेडिएशन एरिया में गई थी। तो जो उसका टेम्परेचर पहले था उतना ही था, TD1, और CP और x kg से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। इसमें हम किसकी इंथैल्पी को जोड़ लेंगे? ये जो हमारे पास इंथैल्पी है उस एयर की जो कोयल के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आई है, तो ये है 1 - x kg एयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई थी, उसका CP और TD3, क्योंकि जो कोयल वो TD3 था, तो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ चुकी है एयर तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? TD3। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास x निकल के आ जाएगा, या हम इसको BPF से भी डिनोट कर देते हैं, बाईपास फैक्टर। इसका जो फॉर्मूला बनेगा TD3 - TD2 डिवाइडेड बाय TD3 - TD1। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो हमारे पास जो बाईपास फैक्टर निकल के आएगा वो <1 आएगा। और इसी क्वांटिटी को अगर हम इनपुट एयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम 1 kg एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने ग्राम एयर जो है बाईपास हो चुकी है, यानी कि वो कोयल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आई है, तो वो पता लग जाएगा। तो जो बाईपास फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए किसी भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट या कूलिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, ताकि जो हमें जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को या जो डिवाइस है हमने यूज़ किया है वो पर्पज़ को फुलफ़िल कर दे। आगे हम देखते हैं, अगर हम कूलिंग कोयल के लिए निकालें सेम इक्वेशन बना के, तो हमें जो बाईपास फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? TD2 - TD3 डिवाइडेड बाय में TD1 - TD3। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देख लिया, ये इसका क्या है? बाईपास फैक्टर एक ड्रॉबैक है। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें हीटिंग कोयल या कूलिंग कोयल, तो अगर हम उसके ड्रॉबैक को 1 में से माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता है बाईपास फैक्टर फ्रैक्शन में निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बाईपास फैक्टर निकालते हैं 0.2 आता है, तो अगर हम उसको 1 में से माइनस कर दें तो 0.8 रह जाएगा, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी वो 80% आ जाएगी। तो अगर हमें किसी कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल की एफिशिएंसी निकालनी है तो 1 - का BPF कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल के हमारे पास आ जाएगी। आइए अब हम इसमें अगले प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब ह्यूमिडिफिकेशन नाम से पता लग रहा है, यानी कि जो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है हमें उसको बढ़ाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर था उसको चेंज नहीं करना हमने। तो इसमें देखिए ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो स्टेट 1 पे हमने एयर ली थी उसमें हमने क्या किया? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ऐड करते गए किसी मैकेनिज़्म के थ्रू, और जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, क्योंकि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या बताती है हमें कि जो कितने ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी सेम मास के एयर में। तो हमने जो ड्राई एयर है उसके अंदर वो तो सेम है, हम बढ़ा किसके मास कर रहे हैं? वाटर वेपर के मास को। तो जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1 से कहाँ पहुँच जाएगी? W2 तक पहुँच जाएगी।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो स्टेट 2 पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्लोज़र है सैचुरेटेड लाइन के। अब हमें पता है, जो हमने बताया था कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो रही थी सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग में, वो वॉल्यूम के चेंज होने से हो रही थी, क्योंकि हम उसमें मास ऑफ वाटर वेपर को चेंज कर तो रहे नहीं थे, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से। अब यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, यानी कि जो एयर हम लेकर आए थे उसका जो वॉल्यूम होएगा वो सेम होएगा, जो इसमें चेंज होएगा वो हम मास ऑफ वाटर वेपर के साथ चेंज करेंगे। अब ये जो मास ऑफ वाटर वेपर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये जब राइज़ करेगा मास ऑफ वाटर वेपर, तो जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी क्या हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी। तो स्टेट 2 पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी हमें ज़्यादा मिल जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इंथैल्पी है वो कैसे बढ़ी। जो हमारे पास इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, mCT। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और हमारे पास जो एयर थी और उसके अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे उसी टेम्परेचर पे, अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर्स को और ऐड कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे। जो हम वाटर वेपर्स को ऐड कर रहे हैं उसके पास भी तो अपनी कुछ इंथैल्पी होगी, तो वो अपनी इंथैल्पी क्या करेगा, उस मिक्सचर में ऐड अप कर देगा, और जो पूरे मिक्स हो जाएगी, राइज हो जाएगी, H बन जाएगी। और उसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन को। डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या हुआ है, स्टेट 1 थी हमारे पास, जब हमने उसमें से किसी मैकेनिज़्म के थ्रू उसमें से वाटर वेपर्स को निकाल दिया, तो जो हमारे पास स्टेट 2 मिली, क्योंकि जो हमारे पास एयर का जो मास था, ड्राई एयर का मास वो सेम रहा, और जो वाटर वेपर का उसमें मास प्रेजेंट था उसको हमने कम कर दिया, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टेट 2 पे कम हो जाएगी। और जब हमने मास निकाल दिया, तो वो जो मास निकाला है वो अपने साथ जो वाटर की इंथैल्पी थी, क्योंकि मास ऑफ वाटर वेपर को हमने एलिमिनेट करा है, तो वो अपने साथ इंथैल्पी को भी बाहर ले जाएगा, तो इंथैल्पी जो है पूरे मिक्सचर की क्या हो जाएगी, स्टेट 2 पे पहुंच जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, इंथैल्पी उसकी कम हो जाएगी। अगर यहाँ से ड्रॉ करके देखें तो, और यहाँ पे जो W1 है वो भी क्या हो जाएगा, W2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।